दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं रस के 2 वीडियो दे चुके हैं और अब हम आपको आज छंद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके भी संभवतः 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में दे रहे हैं। छंद आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने आप पढ़ लेंगे, इसी में से आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको मिल भी जाएगा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे छंद देखें, छंद है क्या, तो ये मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। यानी वाक्य में हम मात्रा देखते हैं और वर्ण देखते हैं, 2 चीज़ों की गणना की जाती है, मात्रा या फिर वर्ण, और इन्हीं से छंदों की रचना हुई है। तो इन जो वाक्य की रचना होती है उसी को हम छंद कहते हैं। अब देखो, इसे व्याकरण के द्वारा जिस तरह से गद्य का अनुशासन होता है, यानी गद्य जब लिखा जाता है तो उसमें व्याकरण को ध्यान में रख करके लिखा जाता है, उसी प्रकार से जब पद्य लिखा जाता है तो उसमें छंद का अनुशासन होता है। यानी चाहे दोहा हो, चाहे सोरठा हो, चाहे चौपाई हो, उसमें एक छंद का अनुशासन जरूर होता है और तभी वो पद्य कहलाता है। तो इस तरह से जिस तरह से गद्य में व्याकरण का अपना महत्व है, उसी तरह पद्य में छंद का अपना महत्व होता है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। क्यों? क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जिनको पिंगल कहा जाता है, तो पिंगल नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, तो उन्होंने ही इसकी सबसे पहले इसको चर्चा किया था, इसलिए इसको पिंगल भी कहा जाता है। तो इतना ध्यान रखेंगे। छंद के अंग, अब छंद के अंग इसमें देखें, छंद के अंग में इसमें कई हैं। जैसे वर्ण है, वर्ण के बाद मात्रा आता है, मात्रा के बाद यति आती है। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व वर्ण होते हैं और दूसरे दीर्घ। तो ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु आते हैं। चंद्र बिंदु मतलब जो इसे बिंदी के रूप में रखते हैं, तो इनको लघु कहते हैं और ये लघु के रूप में इनकी मात्रा 1 गिनी जाती है। इसी तरह से दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ और अनुस्वार और विसर्ग, ये जो होते हैं इनको दीर्घ कहते हैं। जैसे अगर हम अभी इसकी चर्चा आगे करेंगे, यहाँ इतना समझ लीजिए, अभी इसको विस्तार समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये अक्षर हों या फिर अनुस्वार हो या फिर विसर्ग लगा है तो उनको हम दीर्घ कहते हैं और दीर्घ की मात्रा 2 होती है। इन्हीं 2 मात्रा उसको हम गिनेंगे। जैसे अतः, तो अतः में अ और ता, तो अ और ता, तो अ 1 गिनेंगे और तह में को 2 गिनेंगे। ये हम आगे चर्चा किए हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि ह्रस्व वर्ण जो है 1 मात्रा और दीर्घ में 2। अब इसके बाद में यत। यत क्या है? छंद के प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना यत कहलाता है। जैसे 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में जो हम रुकते हैं, जो ठहरते हैं, उस ठहराव को यति कहा जाता है। इसके बाद गति। गद्य जो है कविता के कर्ण मधुर प्रवाह को गद्य कहते हैं। जिस गद्य से हम गाते हैं कविता, उतार चढ़ाव, तो वो सब गति के अंतर्गत आता है। चरण में क्या है? प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं और जो प्रत्येक चरण होता है, प्रत्येक चरण को पाद या पद कहते हैं। तुक क्या है? तुक चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो अंत में राया, जय कपीस तिहु लोक उजागर, फिर राया। तो जो अंत में आने वाले समान वर्ण होते हैं रा, अब से राया इसमें, तो ये तुक हो जाता है, ये इसको तुक कहते हैं। फिर है गण। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। जैसे यशोदा, माता जी हैं, पिताजी, इस तरह से इनको हम निकालेंगे कैसे, इनकी मात्रा। जैसे इसमें 1 है, सो, ओ आया तो दा, यहाँ पर सो आया तो 2, दा में बड़ा मात्रा आया तो 2। जैसे हम पीछे अभी इसको और उदाहरण के द्वारा समझाएंगे, माता जी, इस तरह से। तो इसमें 3 वर्ण हैं, 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3, तो जो 3 वर्ण का समूह होता है उसी को गण कहते हैं। छंदों के भेद देखिए। छंदों को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद क्या है? जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर किए जाते हैं उसको मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें मात्राओं की समानता एवं संख्या पर विचार किया जाता है। जैसे दोहा,
इसके अंतर्गत दोहा, चौपाई, सोरठा ये सब आते हैं। इसकी डिटेल हम आगे उदाहरण के द्वारा बताएंगे। वर्णिक छंद क्या है? वर्णिक छंद, इसमें छंदों की पहचान के लिए वर्णों के क्रम पर विचार किया जाता है, यानी वर्ण किस क्रम में आए हैं उस पर विचार किया जाता है और उसी आधार पर वर्णों की गणना की जाती है। तो वर्णों की गणना करना, तो ये जो है जिसमें वर्ण की प्रधानता हो, प्रधान या उसको गिनने के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है, तो उसको वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे इंद्र बज्रा है, उपेंद्र बज्रा है, हरगीत का है, सवैया है, ये सब। अब नोट करके देखिए, लिखा है कि कुछ छंदों के चरण 4 होते हैं लेकिन लिखे 2 पंक्तियों में जाते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, ये चरण 4 होते हैं लेकिन ये 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। और क्या है? प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। हिंदी में कुछ छंद 6-6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं। जो जिनके 6 पंक्तियाँ होती हैं वो 2 छंदों के उसमें मिलते हैं। जैसे कुंडलियाँ हैं तो दोहा ये 4 हो गए और रोला के 2 हो गए, तो 4 और 2 6। तो कुंडलिया के अगर पूछे कितनी पंक्तियों में या कितने चरण होते हैं तो 6 चरण होते हैं। छप्पई के भी रोला के 4। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब यहाँ पर रोला के 2, उलाला के 4, तो यहाँ पर 6 हो जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिए। यहाँ दोहा के नहीं, यहाँ पर दोहा के हो जाएंगे आपके 4, इसके 2, 6 हो गए। और छप्पई में रोला के यहाँ पर 2 और उलाला के 4, तो इस तरह से ये हो जाएंगे 6। तो ये छप्पई में 6 चरण, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। अब यहाँ पर देखिए चरण 2 प्रकार के होते हैं। एक सम चरण, इसमें प्रथम और तृतीय समान होता है, सम चरण कहलाता है। विषम चरण, तृतीय और चतुर्थ ये समान होते हैं, तो ये यहाँ पर प्रथम तृतीय समान होता है। और विषम चरण में क्या होता है? द्वितीय और चतुर्थ मिलाते हैं, यहाँ पर दूसरा और चौथा। इसका उदाहरण हम आगे भी देंगे। सममात्रिक और विषम मात्रिक सब देंगे, आपको उदाहरण बताएंगे। यहाँ केवल डिफिनीशन समझ लीजिए कि सम चरण वे चरण होते हैं जिसमें प्रथम और तृतीय समान होते हैं, और विषम चरण जिसमें द्वितीय और चतुर्थ समान होता है। अब छंद शास्त्री हस्वर तथा हस स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु के रूप में गिनते हैं। यहाँ पर हम विस्तार से बता दे रहे हैं कि इसको अभी हम आगे और चर्चा करते हैं। तो यह लघु कहलाते हैं। दीर्घ भी क्या होता है? दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर वाले व्यंजन वर्ण ये गुरु कहते हैं, इतना ध्यान रखें। अब देखिए हस स्वर वाले वर्ण, हस स्वर यानी जिन शब्दों के अंत में आ, ई, उ, री, क, की, कु, क्रे ये आए तो वो एक मात्रिक में गिने जाते हैं। इसके आगे और देखें दीर्घ स्वर वाले वर्ण। दीर्घ स्वर में कौन कौन? आ, ई, जिस शब्द के अंत में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, का, की, कु, के, कै, को, कौ ये सब द्विमात्रिक में आते हैं। अब यहाँ पर देखो गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल वर्ण कौन कौन से होते हैं, इसको हम फिर से यहाँ बता रहे हैं। आ, ई, बड़ा ऊ, ऐ, ओ, औ, का, की, कु, के, कै, को, इस तरह से ये। फिर इन, देखो यहाँ पर यह आ गया इंजीनियर, जैसे इंजीनियर है तो इसको 2 गिनेंगे। विसंगत, यहाँ पर विसंगत नहीं, यहाँ जो है विंध्वस, अगर यहाँ पर अन्य बिंदी ये आवाज़ निकलती तो इसको 2 गिनेंगे। अतः, जैसे हमने बताया था अतः, तो अतः में आया ये विसर्ग लगा तो विसर्ग 2 गिने जाएंगे, विसर्ग लगा है 2 गिनेंगे। तो अनुस्वार, ये सब अनुस्वार हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग वाले हमेशा 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे इंदु है, ई से इंदु, वी से बिंदु, तो चाहे अन्य बिंदी यहाँ लगी हो चाहे आधा ना यहाँ लिखा हो, एक ही चीज़। अतः, अधः, इस तरह से। तो ये इन तो यहाँ पर 2 और ये 1, इस तरह से ये गिना गया है। फिर दूसरा देखो अगला राजन। तो जब कोई हलंत वर्ण आता है तो हलंत वर्ण से पहले वाला वर्ण हमेशा 2 गिना जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हलंत वर्ण से पहले वाला जो वर्ण है वो 2 गिना जाएगा। जैसे जा, तो जा 2 गिना जाएगा। देखने में तो एक ही है, सिंगल है, लेकिन ये नियम है कि हलंत वर्ण से पहले वाला 2 गिना जाएगा। अग्र, अब अग्र में देखो संयुक्ताक्षर अगर हो, संयुक्ताक्षर के पहले वाला अक्षर 2 गिना जाएगा। जैसे ये संयुक्ताक्षर है तो पूर्ववर्ती यानी ये आ गिना जाएगा। वक्र का यहाँ पर वा 2 गिना जाएगा। तो ये गुरु वर्ण में आते हैं, इतना ध्यान। छंद के भेद, अब छंद के भेद वहाँ पर हमने 2 बताए मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ पर देखें वैसे छंद के 3 भेद होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुख्य छंद। मुख्य अगर पूछे जाए तो 2 ही होते हैं। तो यहाँ पर वर्णिक में सम, अर्ध सम, विषम
इसी तरह मात्रिक में सम, अर्ध सम, विषम होते हैं। अब सम को साधारण और दंडक में बांटा गया है। साधारण में 26 वर्ण होते हैं, दंडक में भी 26 होते हैं। यहाँ पर मात्रिक में सम में साधारण में 32 मात्रा होती है और दंडक में 32 मात्रा है। मुक्त छंद आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम दो इन वर्ण यहाँ पर दो वर्णिक, यहाँ पर देखिए वर्णिक और मात्रिक, ये दो छंदों की चर्चा हम विशेष रूप से करते हैं। इसके बाद मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में 3 पार्ट होते हैं, जैसे सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक, यहाँ पर फिर विषम है। तो सममात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की संख्या चारों वर्णों के समान होती है, ये चरणों, यहाँ पर देखें जिसमें मात्राओं की संख्या चारों वर्णों में क्या होती है, समान होती है। तो चारों वर्णों में जब समान होगी तो सममात्रिक छंद होगा। अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद में क्या, जिसमें प्रथम और तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, उसको अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। विषम, जहाँ चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान ना हो बल्कि असमान हो तो वहाँ पर विषम होते हैं। अब हम एक एक करके समझा देते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब यहाँ पर देखें सममात्रिक छंद, ये सममात्रिक छंद है। पहला हम सममात्रिक छंद में कौन कौन आते हैं वो बता देते हैं। जैसे चौपाई है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। तो यहाँ पर देखें जैसे प्रत्येक चरण में, इसमें भी 16 मात्राएं आपको मिलेंगी, इसमें भी 16 मात्राएं मिलेंगी। तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं अगर हैं तो चौपाई कहा जाएगा। हर गीत का क्या है, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अब इसमें देखें जैसे हर गीत का में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पर देखो अन्याय सहकर बैठा रहना, यहाँ पर देखें अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, अन्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो अन्याय सहकर बैठ, यहाँ पर देखो ये मात्रा हमने दी 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2, यहाँ पर देखो 1 1 फिर 1 फिर 2 फिर 2 फिर 2। अब यहाँ पर देखें ध्यान दें, ये जो है आधा है तो आधा से पहले 2 गिना गया है, ये 2 गिना गया, तो ये सब गिनेंगे तो 28 मात्राएं होंगी। इसी तरह यहाँ भी गिनेंगे तो 28 मात्राएं हैं। तो जब 28 मात्राएं हो तो हर गीत का होगा। रोला, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। नित नव लीला ललित ठान, गोलोक अजिर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। तो यहाँ पर 24 मात्राएं गिन लें, अगर 24 मात्राएं आती हैं तो वो रोला के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 1 1 1 फिर 2 2 1, यहाँ पर 1 1 है। तो वही जो हमने वहाँ पर हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर बताए थे उसी के आधार पे चलता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ ठानी, तो ठान में ठानी छोटी है तो छोटी 1 हो गया, और अगर बड़ी है लीला तो बड़ी है तो ये दीर्घ स्वर है तो 2 हो गया। तो उसी से आप देख लेंगे, आप गिनना बहुत आसान हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। इसका अगला पार्ट हम जो बच रहा है वो हम अगले वीडियो में देंगे। इसको समझिए, पढ़िए, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। फिर हम अगला वीडियो इसका नेक्स्ट दिन देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।